जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताता हूँ कि क्या इंडिया पाकिस्तान का सैंडविच बनाने वाला है गाइस। तो डिप्लोमेसी जो मैं कह रहा था कि इंडिया की डिप्लोमेसी काफ़ी आगे चली गई है, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आगे चली गई है। जयशंकर साहब ने अभी अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर से बात की है, जो कि तालिबान का जो फ़ॉरेन मिनिस्टर है उससे बात की है। और हम लोग वहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम लोग वहाँ पर अब इंडस्ट्री डालने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें डालने वाले हैं। तो मैं आपको गेम समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए, अफ़गानिस्तान के अंदर में हमारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। बलूचिस्तान ने अपनी आज़ादी मांग ली है, तो जो बलूचिस्तान जो हिस्सा मांग रहा है उसके पास आ रहा है कुछ चाबार वाला हिस्सा, समुंदर वाला, कराची से थोड़ा कट के चाबार वाला हिस्सा आ रहा है। तो आने वाले टाइम के लिए हम अफ़गानिस्तान से होते हुए बलूचिस्तान, या हम लोग ईरान के अंदर तो ऑलरेडी हमारी प्रेजेंट्स है, क्योंकि ईरान का जो चाबार कोर्ट है, वो पोर्ट जो है वो हमारे पास ही है। वहाँ की जो मोबिलाइजेशन है वो हमारे हाथ में है। तो अब क्या हो रहा है कि वहाँ से ईरान जो है अपनी राजधानी बदल के मकरान लेके आ रहा है। तो ईरान की जो राजधानी तेहरान वो सीरिया के पास है, नज़दीक है वहाँ पे। बट इस टाइम पे वो चाबार पोर्ट के पास लेके आ रहा है। वहाँ पर उसका जो एक आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि वो जो ईरान है, वो ईरान की जो राजधानी तेहरान, वो 200 साल से उनकी राजधानी थी। तो अब वो पुरानी हो चुकी है, तो अब उनको एक नया शहर बनाना है, नई सिटी बनानी है, और वो अपनी राजधानी वहाँ लेके जाएंगे ताकि वहाँ के आसपास का जो चीज़ है वो भी डेवलप हो जाए। तो वो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि ईरान के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी बिजनेस के हिसाब से देखे जाए तो काफ़ी अच्छे हैं। ईरान से हम गैस खरीदते हैं, क्रूड ऑयल यानी कि तेल वगैरह खरीदते हैं, जो कि ईरान के पास है। अब अगर वो मकरान के पास आता है तो वहाँ से चाबार पोर्ट पे जो इंडिया की प्रेजेंट है, हमको काफ़ी इजी हो जाएगा। उनकी जो डिप्लोमेसी है या उनसे कनेक्ट करने का, वो कुछ भी जो काम होते हैं वो काफ़ी इजीली हमारे हो जाएंगे। अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है कि मिडिल ईस्ट को उसने एक साथ एक झटके में पूरा मिडिल ईस्ट को इस तरह से प्रेजेंट कर दिया है कि इतने सालों से जो मिडिल ईस्ट 40 साल से सैंक्शंस के अंदर था, जैसे सीरिया था और सऊदी अरेबिया के वगैरह भी काफ़ी ह्यूमन राइट्स के जो लगे रहते हैं, आरोप अमेरिका लगाता रहता है। इस बार ट्रंप ने पूरा सब गेम पलट दिया है। तो यहाँ पर जो पूरा गेम पलटा जा रहा है वो बदला जा रहा है इसराइल को भविष्य को लेके, क्योंकि इसराइल की सेफ्टी को लेके इसराइल पीसफुल तरीके से रहे, और गाज़ा और जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं इनकी एक जो इनकी मांग है, इनको एक अलग से राष्ट्र देने की जो बात है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मेरे को चीज़ याद आ रही, ट्रम्प ने कुछ साल पहले, आज से कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले इसराइल फ़िलिस्तीन को एक मैप भेजा था, एक मतलब संधि भेजी थी कि भाई इस चीज़ को मान के जाओ, एक एग्रीमेंट भेजा था जिसमें उसने फ़िलिस्तीन को कुछ एरिया दिया था और इसराइल का कुछ एरिया दिया था, बांट दिया था पूरा प्रॉपर, बहुत बढ़िया मैप था वो। और उसने कहा था कि वेस्ट बैंक और ईस्ट बैंक, यानी कि गाज़ा और फ़िलिस्तीन और वेस्ट बैंक, तो इन तीनों को जो जुड़ा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन जो बीच में इसराइल आ जाएगा तो हम लोग आप लोगों के लिए टनल बनाएंगे। मतलब इसराइल वालों ने कहा कि हम आपको अपने बॉर्डर से ओपनली जाने नहीं देंगे, आपको टनल बना के हम लोग देंगे। तो अब क्या होता है कि उस समय गाज़ा के लोग और फ़िलिस्तीन के लोग मानते नहीं हैं, ट्रम्प का वो ऑफ़र ठुकरा देते हैं। अब वो लोग कैप्चर करने चले जाते हैं इसराइल को। बस वो 7 अक्टूबर की जो बात है, फिर उसके बाद तो इसराइल ने जो धुआं उड़ाया है वो सबको पता ही है। इसराइल ने 40 किलोमीटर के अंदर में, 40 किलोमीटर की आप कल्पना कीजिए, बहुत बड़ा एरिया होता है। 40 किलोमीटर तक लगातार पूरे एरिया को इतना ब्लॉक कर दिया है कि उसके अंदर ना पानी है ना खाने पीने की सुविधा, प्रॉपर फुल एंड इसराइल के हाथ में वो है। इसराइल का कंट्रोल है, यूएन तक के लोगों को इसराइल वहाँ अंदर जाने नहीं देता है, क्योंकि रिसेंटली जो एक इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यूएस के जो हमास के जो मेंबर है वो यूएस यूनाइटेड जो रहता है, यूएन की जो खाना फूड ये आता है, उसमें उनके लोग काम कर रहे थे, जो बाद में इसराइल के सैनिकों की लोकेशन बताते थे और इसराइल के सैनिकों को टारगेट करते थे ये लोग रात के अंधेरे में। हमास के लोग उस चीज़ के लिए काम कर रहे थे। तो अब जो गेम भारत के लिए खुल रहा है और जो भारत के लिए गेम टफ हो रहा है, देखिए भारत के लिए गेम खुल रहा है और टफ भी हो रहा है। गेम खुल रहा है कि मिडिल ईस्ट में अगर इस तरह से मोबिलाइजेशंस होगी, अगर ट्रंप के आने के बाद वहाँ पर मिडिल ईस्ट इसराइल को एक्सेप्ट करता है और सारी मुस्लिम कंट्रियाँ मिलके ईरान को फोर्स करती है कि भाई जो हमास को सपोर्ट कर रहा है इसको बंद कर दें, ठीक है। तो ईरान और जो इधर टर्की है, टर्की जो सपोर्ट करता है, टर्की और ईरान ये दोनों सपोर्ट करते हैं, लेबनान। तो अगर ये लोग बीच में आ जाते हैं, इनके बीच में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या न्यू सीज़ फायर हो जाता है, समझ लीजिए सीज़ फायर हो जाता है,
तो इससे क्या होगा, इसराइल भी जो इतने सालों से काफ़ी वॉर में उलझा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रो करेगा और मिडिल ईस्ट की कंट्रियाँ भी ग्रो करेगी, क्योंकि यूएस की इन्वेस्टमेंट यहाँ होगी, एक लेन देन का व्यापार हो जाएगा। उसके बाद भारत के सामने एक अपॉर्चुनिटीज़ है कि भारत यहाँ से मिडिल ईस्ट की तरफ ऑलरेडी है, बट क्रूड ऑयल और गैस को लेके जो मार्केट है वो ओपन हो जाएगा हमारे लिए सारा, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से जो होता है, प्रतिबंधित जो होते हैं, उसकी वजह से हम लोग मिडिल ईस्ट में कारोबार नहीं कर पा रहे थे, तो ये खुल जाएगा हमारे लिए। और दूसरी चीज़ कि हम लोगों ने, जयशंकर साहब ने जो अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर से बात की है, तो वो कुल मिला के ये बात हुई कि हम लोग अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और अफ़गानिस्तान की पॉलिसी है कि भाई हमारी ज़मीन टेररिज्म के लिए यूज़ नहीं होगी। तो इंडिया ने सीधा बोला, भाई हम तुम्हारी ज़मीन यूज़ नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करते हैं, बस तुम देखो। तो अब हम लोग वहाँ इन्वेस्ट करेंगे और ईरान की राजधानी आ जाएगी मकरान में। मकरान में आने के बाद हमारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमारा चाबार पोर्ट भी मकरान के पास में ही है, तो हम लोग ईज़िली वहाँ से कंटेनर वगैरह, सप्लाई वगैरह जो मिडिल ईस्ट के देशों में जाती थी वो बहुत ईजी चली जाएगी। और ईरान के साथ हमारे गैस को लेके भी मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की जो चल रहा था, तो वो भी हो जाएगी, उससे गैस का वगैरह भी हो जाएगा, तो हम लोग सीधा पाकिस्तान को क्रॉस कर जाएंगे। मतलब पाकिस्तान इतने टाइम से हमारे बीच में एक रोड़ा बन रहा था कि उसको मिडिल ईस्ट जाने के लिए जो पाकिस्तान अपने आप को, हमारे को उस चीज़ से रोक देता था, तो अब हम लोग पाकिस्तान को बाईपास करते हुए गुजरात पोर्ट से होते हुए सीधा मुंबई वाले पोर्ट से, और हम लोग समुद्र से सीधा डायरेक्टली ईरान चले जाएंगे। ईरान के बाद सीधा हम लोग वहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ में भी चले जाएंगे, तो वहाँ से हमारा पूरा मार्केट ओपन हो जाता है मिडिल ईस्ट के लिए भी। लेकिन हमारे लिए सरदर्द यहाँ पर 3 देश है, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत ने कल तीस्ता नदी ऑपरेशन, एक युद्ध अभ्यास किया है, तीस्ता युद्ध अभ्यास किया, जिस पे हम लोग थर्ड फ्रंट वॉर हमारे साथ हो सकते 3 जगह से। चाइना डायरेक्ट अगर हमसे वॉर नहीं करेगा, लेकिन वो बैकअप देगा बांग्लादेश को और पाकिस्तान को, जो कि उसने अभी किया है, आप सबको पता है। तो बांग्लादेश हमारे लिए एक आने वाले टाइम के लिए खतरा है, उसको न्यूट्रलाइज़ करना काफ़ी मुश्किल है इस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे आईएसआई की प्रेजेंट ज़्यादा हो चुकी है और अभी हमारी इंडियंस की प्रेजेंट वहाँ पे कम हो चुकी है। दूसरा, अमेरिका ने एक बैक मारा है बांग्लादेश के एक एरिया में, जहाँ पर उसने एलन मस्क को एक अपना जो उसकी इंटरनेट की जो सर्विस है उसको वहाँ पे लॉन्च करने का कोशिश किया, जो कि सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा है। तो वो वहाँ से हो सकता है कि इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर निगरानी रखे, ये पॉसिबिलिटी है कि वो लोग ये करेंगे। उसके बाद अराकान आर्मी जो है बांग्लादेश म्यांमार की, अमेरिका उसके साथ एक डील करने वाला है, और म्यांमार के अंदर में डेमोक्रेसी लाने के लिए जो वहाँ पे मिलिट्री रूल है उसको हटाने वाला है। ऐसा इन द फ्यूचर हो सकता है। अब पाकिस्तान जो अमेरिका का 52 स्टेट है, तो अमेरिका पाकिस्तान को बचाना चाहता है इस टाइम के लिए, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान रहेगा उसके कब्ज़े में, तो जो चाइना है उस चाइना को इन द फ्यूचर अच्छे से डिफेंड कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की ज़मीन यूज़ करेगा यूएस अपने मिलिट्री बेसिस के लिए। अफ़गानिस्तान तो अभी ज़मीन देने से रहा अमेरिका को, तो अगर इस बीच में कुछ अमेरिका एक रास्ता खोलता है अफ़गानिस्तान वालों के लिए कि मतलब ठीक है हम तुम्हारे साथ भी ट्रेड वगैरह करते हैं, और अफ़गानिस्तान को अगर तालिबान को अगर अमेरिका मान लेता है, उसको एक मान्यता दे देता है, तो उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान बहुत अच्छी ग्रो करेगा, और उसके बाद वहाँ पर एक मिडिल ईस्ट का पूरा एरिया जो है उसकी काया पलट हो जाएगी। आज से 5 साल के बाद मिडिल ईस्ट बिल्कुल आपको चेंज दिखेगा, और वहाँ की सोच, वहाँ का कल्चर बिल्कुल एकदम बदलता हुआ नज़र आएगा। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए इंडिया के लिए जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि क्या पाकिस्तान इस समय अचानक से जो चुप हो गया है, बांग्लादेश जो एकदम सुर बदले से लग रहे हैं। बांग्लादेश चाहता है कि उसकी भारत के साथ बात हो, और भारत उसको शेख हसीना को उसके पास दे दे, यानी कि भारत को चाहता है कि शेख हसीना को हम लोग उसको सौंप दे, ताकि वो उसको सज़ा दे सके। तो सज़ा जो उनकी है वो ये है, मौत की सज़ा, यानी कि एकदम बिल्कुल ही पागल हो गया मोहम्मद यूनिस। और पार्टी को भी बैन कर दिया है, तो शेख हसीना की पार्टी वहाँ इलेक्शन भी लड़ नहीं सकती, उसके सारे एमपीज़ वगैरह को अरेस्ट कर लिया है। और हो सकता है कि इन द टाइम पे मोहम्मद यूनिस कुछ ऐसा गेम खेले कि जो प्रॉपर एक तरीके से पूरा जो विपक्ष है सिर्फ एक ही पार्टी रखे, कोई दूसरी पार्टी होगी नहीं। तो जिन बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने जो एक नया बांग्लादेश का सपना देखा था, उनका सपना खतरनाक सपना उनके लिए ही हो गया है। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन इंडिया के लिए ये चैलेंजिंग है। आने वाले 3 से 4 साल ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि इंडिया ने 3 से 4 डेलीगेशन बनाया है, जो कि जिसमें कि अशुद्ध ओवैसी है, शशि थरूर है, सुधांशु त्रिवेदी है,
और बहुत सारे पार्लियामेंट के और राज्यसभा के मेंबर हैं जो कि दुनिया के बड़े देशों में 4-5 देशों में जाके उनके पार्लियामेंट में और उनके ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने इंडिया का पक्ष रखने वाले हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया को दुनिया को एक ऐसा मैसेज देना है कि हमने किसी सिविलियंस को नहीं मारा है और हम इन द फ्यूचर क्या करने वाले हैं। क्योंकि जो एक पीओ को लेने की जो प्लानिंग है उसके लिए हमको चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी ग्राउंड डिप्लोमेसी कि अगर हम क्योंकि भारत की पॉलिसी नहीं है, देखिए भारत की पॉलिसी नहीं है कि हम किसी भी देश को आक्रमण करें। पहले इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो हम लोग को पहले पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला करने वाले तो हमारा रीज़न क्या है, क्योंकि पीओके हमको चाहिए, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। तो भारत की पॉलिसी में अब चेंजेस ये है कि हम लोग अपने डिप्लोमेट्स को भेज रहे हैं बाहर देशों में, और जो पक्ष रखेंगे हमारा ऑपरेशन सिंदूर को लेके। इसमें डेलीगेशन में 7 से 8 मेंबर होंगे और ये 2 या 3 डेलीगेशंस बनेंगे, जिसमें टॉप नाम शशि थरूर सर का है, उसके बाद असुद्दीन ओवैसी सर का नाम, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी का नाम आ रहा है, उसके बाद साउथ इंडिया से 3-4 है, और मिडिल ईस्ट के भी अपने हर स्टेट से या इस तरह के कुछ बड़े और अच्छे एजुकेटेड लोगों को भेजा जा रहा है। तो देखना होगा ये 21 तारीख के बाद ये सारे लोग बाहर देशों में कौन से देशों में कौन जाएगा, ये डेलीगेशन सभी बनेगा। और इनके साथ फॉरेन सिक्योरिटी जो रहती है वो भी जाएगी, यानी कि जयशंकर साहब की टीम के भी लोग जाएंगे। तो एक अच्छी सोच के साथ भारत आगे चल रहा है, क्योंकि भारत इस चीज़, हो सकता है कि भारत जब इस चीज़ का डिस्कशन करे तो वहाँ पर वो ये चीज़ का भी डिस्कस करेगा कि क्या बांग्लादेश हमारे लिए आने वाले समय के लिए खतरा है, और हम अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हम पीओके लेंगे तो क्या बांग्लादेश पीठ पे छुरा घोंपने वाला काम करेगा। तो वो प्लेटफॉर्म भी तैयार करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। चाइना का सीधा ऑप्शन है, चाइना ये चीज़ करेगा 101%। चाइना खुद से हमारे साथ अगर नहीं भी लड़ता है तो चाइना बैक करेगा पाकिस्तान को, जो कि उसने अभी किया। तो तुर्की को ऑलरेडी भारत ने बाइकआउट तुर्की करके उसको काफ़ी ज़्यादा सबक सिखा चुके हैं, और अभी उसको और ज़्यादा सबक सिखाना है, क्योंकि अभी 4 ही दिन हुए। तो कम से कम 6 महीने तक अगर हम लोग तुर्की के साथ बिल्कुल भी कोई बिजनेस वगैरह नहीं करते तो तुर्की की जो हमारे ऊपर कम से कम 60% से 50% की जो मार्केट थी पूरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पूरा बॉलीवुड से लेके इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, फल फ्रूट्स का मार्केट, वहाँ का मार्बल का मार्केट, काफ़ी सारा जो इंडिया में आता था वो पूरा बंद हो जाने वाला है। और ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब एक भिखारी का मदद करने चला था, खुद भिखारी बन गया है। ऐसी कंडीशन अभी तुर्की की हो चुकी है। तो चलिए, जय हिंद।